हाँ जी। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत और जय आईसीएआई और उसके स्टूडेंट्स की। आ जाओ। कल आपको कुछ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आकर पढ़कर आने के लिए बोला था, उतनी थ्योरी भी और कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट स्वैप्स तब होते हैं जब मेरा ऑलरेडी कोई लोन फिक्स रेट पर चल रहा है। मेरा लोन काय पर चल रहा है? फिक्स रेट पर चल रहा है। मान लो मेरे को 10% फिक्स रेट पर मैंने लोन ले रखा है और मुझे अभी क्या चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अभी ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रहे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ फ्लोटिंग रेट पर। फ्लोटिंग रेट पर तो मैं अपने किसी मित्र, बंधु, परिचित से, स्पाउस या किसी को बोल देता हूँ कि आप क्या करें भाई, आप लोन ले लें फ्लोटिंग रेट पर। 8% फ्लोटिंग रेट अभी चल रहा है, फिर हो सकता है 9% हो जाए, फिर हो सकता है 9.5% हो जाए, फिर हो सकता है 10% हो जाए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि क्या फिक्स रेट से मेरे को काय में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, ताकि मुझे इंटरेस्ट क्या पड़े, कम पड़े। तो मैं किसी अपने भाई बंधु को बोल देता हूँ या किसी परिचित को बोल रहा हूँ, तू लोन ले ले भाई। मेरे मैं क्या कर लूंगा, वो लोन उठा करके ये फिक्स रेट में भर दूंगा, और जो भी ब्याज रहेगा, फिर वो चाहे 11% जाए, फिर चाहे वो 9% आए, जो भी रहेगा वो मैं आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, स्वैप। अब ये भाई बंधुओं से बात करने से बेहतर है कि अपन किसके पास चले जाएं, स्वैप डीलर्स के। तो इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, पार्टीज टू द एग्रीमेंट टर्म, the swap counterparties agree to exchange payment indexes of two different interest rate। तो इसका जो डिफरेंस है 10% और 9%, ये डिफरेंस हम लोग क्या कर लेंगे, ये आपस में से क्या कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा कि भाई 1% अपने को बच रहा है या 1.5% बच रहा है, एंड सो ऑन। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हम लोग क्या, जरूरी नहीं है कि अपन किसके पास जाएं, हमारे ही किसी परिचित व्यक्ति के पास जाएं, हम स्वैप डीलर्स के पास भी जा सकते हैं। तो स्वैप डीलर इंटरमीडियरी जो क्या करता है, एक ब्रोकरेज लेता है, प्रीमियम लेगा, कुछ तो कंपनसेशन लेगा, एंड क्या करता है, से वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि फ्लोटिंग रेट पर वो आपके बिहार पर पैसा उठाकर आपको दे देगा। अ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट स्वैप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर 10%, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा जैसा कि अभी मैंने बताया 9%, 8%, 9.5%, 10%, जो कि पीरियोडिकली रीसेट होता रहेगा। पीरियोडिकली मतलब हर 6-6 महीने में, जनरली 6-6 महीने में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता रहेगा। तो फिर नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जितना लोन अपन ने उठाना है, जिस पे अपने को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, एंड कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रहेंगे। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट तो चार चीजें बेसिकली फिक्स्ड या फ्लोटिंग स्वैप में होती हैं। क्या चीज, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा, पीरियोडिकल रीसेट रहेगा, नोशनल अमाउंट रहेगा और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट रेट, रीसेट कब करना है, कौन सी डेट्स पर अपन चेक करेंगे कि रेट, फ्लोटिंग रेट क्या निकला है और फिक्स रेट क्या है, और पेमेंट की डेट्स क्या रहेंगी। ये सब चीज अपने काय में एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में, एक स्वैप में ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक बात है। टाइमिंग ऑफ पेमेंट, कब कब देना है, पेमेंट कब देना है भाई, तो एक ट्रेड डेट, जनरली 2 दिन में सेटलमेंट होता है। जनरली दो, जो डेट मैच्योरिटी डेट है उसके बाद 2 दिन में सेटलमेंट। द स्वैप इज निगोशिएटेड ऑन ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट टेक्स इफेक्ट 2 days लेटर। तो 2 दिन का सेटलमेंट पीरियड रहता है। प्राइस कोटेशन, the convention in the swap market is to quote fixed interest rate as an all in cost, AIC। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे अपन, जो 10% बोल रहे थे वो क्या रेट हो गया, all in cost, AIC, which means that fixed interest rate is quoted relative to the flat floating rate index। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट टू फ्लैट कोटिंग रेट इंटरेस्ट। ठीक है, वो प्रॉब्लम में दिया ही रहता है। अब टाइप ऑफ स्वैप, स्वैप कितने तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्लेन वनीला स्वैप रहता है, कुछ नहीं, प्लेन वनीला स्वैप में नोशनल अमाउंट इंटू AIC इंटू, मैंने जैसे बोला 160 डेज का क्या, सॉरी 180 डेज का, 6 मंथ का क्या रहेगा से आपका
रीसेट पीरियड रहेगा। तो ये फॉर्मूला बस लिख दो, प्लेन वैनिला स्वैप में नॉर्म से नोशनल अमाउंट इनटू AIC इनटू 180 डिवाइड बाय 360। ये फॉर्मूला बस लिख दो, ये फॉर्मूला लिख दो प्लेन वनीला स्वैप में। वनीला स्वैप मतलब कुछ नहीं, अपन क्या फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला बंद करेंगे, फ्लोटिंग रेट में चले जाएंगे, या फ्लोटिंग वाला बंद करेंगे, फिक्स्ड में चले जाएंगे, जैसा भी दोनों में। तो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन जेनरिक स्वैप आर कैलकुलेटेड अज्यूमिंग ईच मंथ हैज 30 डेज। जनरली इसमें 30 दिन माना जाता है, तो साल भर में 360 दिन। फॉर्मूला लिख दिया क्या? फॉर्मूला लिख दिया क्या प्लेन वनीला स्वैप का? यस सर, लिख दिया सर। हाँ जी, अगर फ्लोटिंग रेट रहे तो ये वाला ऊपर हेडिंग डाल के ये वाला फॉर्मूला कब लिखना, ये कब, जब अपना फिक्स्ड रेट रहेगा, फिक्स्ड रेट रहेगा। और फ्लोटिंग रेट रहेगा तो फॉर्मूला वो का वही है, फ्लोटिंग रेट। बस यहाँ पे फ्लोटिंग रेट में रीसेट पीरियड अलग अलग रहता है, नंबर ऑफ डेज में बात की जाती है। तो N इंटू R डिनोट्स लाइबोर माइबोर जो भी रेट रहेगा, रेफरेंस रेट, मल्टीप्लाइड बाई D1 अपॉन 360। फॉर्मूला वो का वही है, सिर्फ फर्क इतना ही है, यहाँ फ्लोटिंग रेट डालना है, वहां पे फिक्स रेट डालना है, फ्लोटिंग रेट। ये फॉर्मूला फ्लोटिंग रेट के लिए लिख दो। लिख दिए क्या? यस सर, दो फॉर्मूले लिख दिए, फिक्स इंटरेस्ट। हाँ जी, इसके अलावा बेसिस स्वैप रहते हैं। ये जो वनीला स्वैप है उसको जेनेरिक स्वैप भी कहा जाता है। ये देखो, ये जो वनीला स्वैप है ना, इसको क्या भी कहा जाता है? जेनेरिक स्वैप भी कहा जाता है, या फिर कूपन स्वैप भी कहा जाता है। तो यहाँ फिक्स रेट लोन टू फ्लक्चुएटिंग रेट, जब अपन वनीला स्लैब बोलते हैं तो जनरली हम फिक्स्ड रेट से कायमे स्वैप कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग रेट में जा रहे होते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट में से प्लेन वनीला स्वैप में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट अगर है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, और फ्लोटिंग रेट है तो ये वाला फॉर्मूला, बस वो कुछ नहीं, रेट का डिफरेंस है और कुछ नहीं। हाँ जी, दूसरे वाले बेसिस रेट स्वैप को नॉन जेनरिक स्वैप भी बोलते हैं। सिमिलर है प्लेन वनीला स्वैप का ही, द डिफरेंस दैट पेमेंट आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल रेट। तो मतलब ये वाला जो वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिफरेंस था, ये जो है फ्लोटिंग रेट मतलब और फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस ही है। मतलब ये दो वेरिएबल रेट का डिफरेंस है, दो वेरिएबल फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस है। ये बात समझ में आई क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? प्लेन स्वैप या फिर बेसिस रेट स्वैप। तो ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंस इज बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल रेट। जैसे फॉर मैं एक वेरिएबल रेट ऑफ 1 मंथ एंड वेरिएबल रेट ऑफ 3 मंथ, सेम पीरियड का मत ले लेना, 1 मंथ का वेरिएबल रेट माइनस 1 मंथ का वेरिएबल रेट इक्वल टू 0। यहाँ क्या है भाई, 1 महीने का रेट और 3 महीने के रेट, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस रेट स्वैप। गॉट दिस? ये बात समझ में? तो 1 मंथ लाइबोर एंड 3 मंथ लाइबोर, ये चीज समझ गया क्या? इन अदर वर्ड्स यहाँ अलग अलग दो डिफरेंट लेग्स, लेग्स मतलब दो डिफरेंट पीरियड, पीरियड 1 और पीरियड 2 के, या क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के वेरिएबल रेट का डिफरेंस इज नथिंग बट बेस रेट स्वैप। ये समझ में आ गया? सबको समझ गया क्या? यस सर, चल, यस सर, चल नेक्स्ट तो अंडरस्टूड सर। asset swap, asset swap is like plain vanilla swap ही, with difference that if the exchange fixed rate investment such as bond which pays a guaranteed coupon rate with a floating rate investment। तो अपन ने फिक्स रेट बॉन्ड को एसेट स्वैप में क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड रेट बॉन्ड is swapped with floating rate bond, floating rate bond। हाँ जी, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड है हमारे पास जो क्या है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड है, फिक्स इंटरेस्ट है, 10% मिल रहा है, इसको अपन काय में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर। तो फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट सच एज बॉन्ड
which pay guaranteed coupon rate with floating rate investment such as index। तो या तो अपन फिक्स रेट बॉन्ड को फ्लोटिंग रेट इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट स्वैप। आपने ये कल सब पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा। यस सर, यस सर, ABC। और लास्ट चीज क्या, अमोर्टाइजिंग स्वैप। अमोर्टाइजिंग स्वैप, the interest rate in which the notional principal of interest payment decline during the life of swap। धीरे धीरे क्या होता रहेगा, इंटरेस्ट रेट अमोर्टाइजेशन में वैसे भी क्या होता है, एसेट की वैल्यू क्या करते चले जाते हैं अपन, धीरे 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 कम होती चली जाती है। वैसे ही यहाँ द इंटरेस्ट रेट स्वैप इन विच नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे पहले पीरियड में 10 लाख, फिर इसमें से कुछ अमाउंट रिपेमेंट हो गया तो अगले पीरियड में 8 लाख, फिर उसमें से कुछ अमाउंट रिपेमेंट हो गया तो अगले पीरियड में 6 लाख। तो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती चली जाती है, रिड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्वैप या डिक्लाइंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्वैप। तो यहाँ अमाउंट क्या होती चली जाएगी, डिक्लाइन, क्योंकि हमारा रिपेमेंट होता जाएगा लोन का। तो जैसे रिडीमेबल बॉन्ड है, रिडीमेबल बॉन्ड है, तो रिडीमेबल बॉन्ड अपन क्या करते गए, रिडीम करते चले गए, तो हमारा क्या नोशनल अमाउंट कम होता चला जाएगा। तो इस स्वैप में हमारा notional amount decline over period of swap। तो यहाँ अमाउंट डिक्लाइन, they are particularly used for borrower who had issued redeemable bond or debenture। It enables them to interest rate risk hedge attach with redemption profile and bond। और तो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम होती चली जाएगी। ये समझ में आ गया क्या, अमोर्टाइज स्वैप समझ में आ गया क्या, कि ये रिडीमेबल और काय के केस में, डिबेंचर्स के केस में हम लोग अमोर्टाइज स्वैप यूज करेंगे। ठीक बात। इसके अलावा अपने पास क्या स्वैप ऑप्शंस है, जैसे अभी तक कॉल ऑप्शन, पे ऑप्शन एंड ऑल, तो वैसे ही अपन यहाँ क्या स्वैप ऑप्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वैप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस बात है। तो द इंटरेस्ट रेट इज सिंपली ऑप्शन ऑन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इट इज अ राइट टू स्वैप बट नॉट ऑब्लिगेशन टू स्वैप। तो ये क्या है आपके लिए, राइट ऑफ होल्डर बट नॉट ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो आपको सेम है स्वैप ऑप्शन, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, वैसे ही स्वैप का ऑप्शन है। आपको ऑन डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, क्या आपको फ्लोटिंग से फिक्स्ड या फिक्स से फ्लोटिंग में स्वैप करना है या नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन है आपके पास, तो उसको बोलेंगे स्वैप ऑप्शंस। तो इसमें पहला चीज क्या, फिक्स रेट पेयर ऑप्शन, फिक्स रेट पेयर, कॉल ऑप्शन, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज call swap option, gives the owner right but not to enter into a swap where they pay fixed leg and receive floating leg। तो आपको पेमेंट क्या करना है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है और रिसीव कैसे करेंगे, फ्लोटिंग रेट से। तो अब मुझे मेरे लेंडर को फिक्स रेट से पे करना है और मेरे को जो अमाउंट रिसीव होने वाला है वो कैसे रिसीव होने वाला है, फ्लोटिंग रेट से रिसीव होने वाला है। तो इसको बोलेंगे फिक्स रेट पेयर स्वैप ऑप्शन, फिक्स रेट रिसीवर स्वैप ऑप्शन, फिक्स रेट रिसीवर स्वैप ऑप्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज पुट ऑप्शन। अब ये रिसीवर की बात है कि मुझे अब फिक्स्ड क्या मिलेगा, रिसीव होगा, और मुझे पे कैसे करना है, फ्लोटिंग। उल्टा यहां पर क्या कर रहे हैं, फिक्स पे कर रहे हैं और फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं। यहां पर दूसरे में फिक्स रेट रिसीवर ऑप्शन में उल्टा, यहां फ्लोटिंग रिसीव या फ्लोटिंग पे करेंगे एंड फिक्स्ड रिसीव करेंगे। पुट ऑप्शन में फ्लोटिंग पे करना है और फिक्स्ड क्या करना है, रिसीव करना है। तो इट इज फिक्स्ड लेग एंड पे फ्लोटिंग रेट, रिसीव्ड फिक्स्ड लेग, पे फ्लोटिंग रेट। ये दोनों ऑप्शन समझ गए क्या, ये दोनों ऑप्शन समझ गए क्या, कि मुझे पे करना है, जिससे मैंने लोन लिया उसको पे करना है फिक्स, और मैंने जिसको वो लोन ले करके जहां इन्वेस्ट किया वहां से आने वाला है फ्लोटिंग, जैसा मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में होता है। आज अगर आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक क्या फिक्स रेट पर देता है,
और आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां फ्लोटिंग रेट से आता है, प्रॉफिट तो फ्लोटिंग रेट से आएगा, तो कम ज्यादा रेट से आएगा। तो भाई अपना फ्लोटिंग रेट से रिसीव होने वाला है, बैंक को पे करना है फिक्स रेट से, तो ये एक ऑप्शन, इसको बोलेंगे कॉल ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्या चीज, पुट ऑप्शन, कि अपने को फ्लोटिंग रेट से क्या होने करना है, बैंक को पे करना है, और रिसीव कैसे होने वाला है, फिक्स रेट से रिसीव होने वाला है। जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक का कम ज्यादा रेट होता रहेगा, और मैंने एफडी में पैसा डाल दिया, मैंने काय में पैसा डाल दिया, एफडी में, तो अब एफडी से पैसा तो फिक्स आएगा, लेकिन बैंक को पे कैसे करना है, फ्लोटिंग पे करना है। बात समझ में आ गई क्या, दोनों का स्वैप ऑप्शन का बात समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर, ये दोनों बात समझ में आ गई सर। और कल अगर आपने सही में पढ़ा होगा तो आज कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि अब आप जब पढ़ रहे हैं वो मनोज सर के साथ पढ़ रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। यस सर। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्वैप ऑप्शन, क्या क्या फीचर्स हैं भाई? ऑब्वियस बात है, इफेक्टिवली एन ऑप्शन ऑन अ फॉरवर्ड स्टार्ट से इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ऑब्वियस बात है ये क्या है, फॉरवर्ड स्टार्ट है, मतलब ये क्या, वेर एग्जैक्ट टर्म्स सच एज फॉर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट, टीन्योर ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप आर एस्टैब्लिश अपॉन कंक्लूजन ऑफ स्वैप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फॉरवर्ड में पता चलता है कि भाई उस दिन क्या रेट है, उस दिन आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, तो फिक्स रेट भी, फ्लोटिंग रेट भी, टीन्योर भी, ये सब क्या ऑन कंक्लूजन ऑफ स्वैप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ आते हैं। ठीक है। अ 3 month in 5 year swap option therefore has been seen an option to enter into 5 years into a 5 year interest rate swap 3 month from now। तो अपन जनरली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, से 3 महीने से 5 महीने तक का क्या, 5 साल तक का स्वैप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे, the option period refers to the time which elapsed between the transaction date and the expiry date। ठीक है। The swap option premium is expressed in basis point। ठीक है। swap option can be cash settled, प्रॉफिट या लॉस देकर के खत्म करो। खैर ये तो जनरली ऑप्शंस में ऐसा ही रहता है। प्राइसिंग ऑफ स्वैप ऑप्शन, लास्ट पार्ट इतना सही पढ़ना बचा है, फिर अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर चल रहे हैं। Pricing of swap option. The pricing methodology depends upon the setting up of model probability distribution of forward zero coupon curve which under market process। फालतू बात है, कुछ मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देख लेंगे। प्राइसिंग ऑफ स्वैप ऑप्शन यूजेस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो भाई कई सारे एक्टिव ट्रेडर्स यूज करते हैं। स्वैप ट्रेडर्स यूज द स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी अपन क्या स्वैप ऑप्शंस यूज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कमा लेंगे अपन, इस मतलब स्पेकुलेटर्स भी यूज करते हैं। स्वैप ऑप्शंस हैव बिकम यूजफुल, हेजिंग के लिए भी काम आ जाता है, हेजिंग के लिए यूजफुल टू बोरोवर टारगेटिंग एन एक्सेप्टेबल बोरोइंग रेट, यूजफुल टू बिजनेस टेंडरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड से फॉर क्या से प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज हेजिंग। बात वही है, ऊपर हेजिंग बोला, नीचे प्रोटेक्शन। स्वैप आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड इशू। ठीक है। तो इन ऑल स्वैप ऑप्शंस तब यूज करेंगे जब फिक्स से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग से फिक्स में हमको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, इस चीज का मुझे ऑप्शन चाहिए, तब अपन स्वैप ऑप्शन यूज करेंगे। आओ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बात खत्म हो गई, हम काय पर बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पूरी थ्योरी बात कर ली। मिस्टर पार्कर आ जाओ रे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही छिलटू सा क्वेश्चन। मिस्टर पार्कर एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग अ बोरो एन अमाउंट ऑफ 60 करोड़। तो मेरा नोशनल अमाउंट कितना है, 60 करोड़, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन अ कमिंग 6 month टाइम फ्रॉम नाउ। तो अपन क्या चीज, 3 महीने के लिए अपन बोरो करने वाले हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 month इन कमिंग 6 month टाइम फ्रॉम नाउ। तो अगले 6 महीने में हम 3 महीने के लिए बोरो करने वाले हैं। The current rate of interest is 9%, but if it may go to 6 month time, the company wants to hedge itself against the likely increase in interest rate. The company banker quote forward rate agreement 9.3% per annum. What will be the final settlement amount? देख, अभी का 9% है, बाद में 9.3 है, बराबर, तो अपने को 0.3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 60 करोड़ पे 0.3 एक्स्ट्रा 6 महीने के लिए दे दो रे।
तो 60 करोड़ पे 0.3% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं, देख ले। ऐसा नहीं, 3 महीने का देना है ना, सॉरी 3 महीने का देना, 3 महीने का देना। ठीक है, ध्यान दो, अपन 3 महीने के लिए बोरोइंग कर रहे हैं ना, 6 महीने बाद। तो आज अगर ले लेते, देखो इसको ऐसा सोच सकते, वैसे तो अपना फॉर्मूला ये है, नोशनल अमाउंट इनटू रेफरेंस रेट माइनस क्या चीज आपका फॉरवर्ड रेट इनटू डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन अ ईयर या मंथ टू मैच्योरिटी अपॉन मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस से क्या चीज 1 प्लस रेफरेंस रेट इनटू डेट टू मैच्योरिटी अपॉन डेज इन अ ईयर। ऐसे ही निकालते हैं क्या फाइनल सेटलमेंट? ऐसे ही निकालते हैं क्या फाइनल सेटलमेंट? पढ़ा है क्या ये फॉर्मूला? यस और नो? तो रेफरेंस अमाउंट है 60 करोड़, रेफरेंस रेट है आपका, क्या बोल रखा है, रेफरेंस रेट चेक करो कितना है। अच्छा, एक्चुअल रेट ऑन सेटलमेंट कितना हो गया, 9.60 और 8.80। ठीक, तो ऑन सेटलमेंट अपना रेट है उस दिन रेफरेंस रेट 9.60, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 9.30 में। कितने महीने का है? 3 महीना, अपॉन 1 प्लस रेफरेंस रेट कितना है 9.6% इंटू 3/12। ऐसा कर लो सॉल्व, तो चलो निकालो, मतलब ये अपने को 0.3%, 60 करोड़ इंटू 0.3%, ये 0.18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.045 डिवाइडेड बाय 9.6 या 3 इंटू 9.6% डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, तो डिवाइडेड बाय 1.024, 0.045 डिवाइडेड बाय 1.024 इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट आ रहा है मेरा कितना, 0.043953 करोड़, ये करोड़। देयरफॉर दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू 4,39,453 रुपीज। वो करोड़ में है तो मैंने 4,39,453 रुपीज का मेरा क्या निकल आया फाइनल सेटलमेंट। तो ये क्या करना होगा, देख रेट, ये क्या मिलेगा, रिसीव मिलेगा कि पे करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये कौन पे करेगा, पार्कर एंड कंपनी पे करेगी कि रिसीव करेगी? देख रेट अपना क्या है, 9.6% का रेट है उस दिन, और अपना बात हो रखा है 9.3 का, तो पार्कर एंड कंपनी को बैंकर पे करेगा, बैंकर विल पे, बैंकर विल पे टू पार्कर एंड कंपनी, बराबर। तो बैंकर विल पे, क्योंकि उस दिन का रेट 9.6 है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रखा है 9.3 में। अच्छा, यहीं पर अगर अपन उल्टा दूसरा वाला बात करते, इफ उस दिन का रेफरेंस रेट क्या है, 8.8% है, रेफरेंस रेट कितना है 8.8%, तो बात तो वही है, 60 करोड़ इंटू 8.80 माइनस 9.30 इंटू 3/12 अपॉन 1 प्लस 8.80 इंटू 3/12, ऐसा करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, अमाउंट कितनी आती जल्दी से बताओ। अमाउंट अब की बार रेफरेंस रेट कम है और अपना कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अमाउंट के लिए हो रखा है 9.3 का, तो अब की बार अपने को पे करना पड़ेगा कितना, 60 इंटू 8.8 माइनस 9.3, तो 8.8 माइनस 9.3 that is 0.5, so 60 into 0.5% into 3 divided by 12, तो ये न्यूमरेटर आ गया 0.075 डिवाइडेड बाय 8.8 into 3 divided by 12 divided by 100 plus 1 divided by 1.022,
तो 0.075 डिवाइडेड बाय 1.022 इज इक्वल टू 0.0733855 करोड़। करोड़ 60 करोड़ थे तो ये भी करोड़, तो मतलब ही लाख में 7,33,855 रुपीज लाख में। तो नाउ पार्कर विल पे, पार्कर एंड कंपनी विल पे टू बैंकर। बात खत्म, पहला क्वेश्चन डन। ये सबको समझ गया क्या? ये बात दोनों बात फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 बात समझ में आ गई क्या? यस सर, गॉट इट सर, इजी सर। तो 7,33,855 अपन क्या कर देंगे, पे कर देंगे आपकी बात। यस सर, डन सर। ये बात सबको समझ आ गई है क्या? यस सर, गॉट इट सर। चल नेक्स्ट चेक, नेक्स्ट बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। नाउ 1 डन, सेकंड क्या बोल रहा है? TM FinCorp has bought 6 into 9 100 crore forward rate agreement at 5.25%। ठीक है, तो भाई अपना कितना 100 करोड़ का नोशनल अमाउंट है, ये नोशनल अमाउंट है। रेट क्या दे रखा है 5.25, ये अपना फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट है 5.25 ऑन फिक्स्ड डेट रेफरेंस रेट, फिक्सिंग अ रेफरेंस रेट दैट इज माइबोर टर्न्स आउट टू, ये मेरा रेफरेंस रेट है, ये अलग अलग आ रहा है। You are required to profit or loss in terms of basis points and the settlement amount। ठीक है, और अपने को साल भर में अज्यूम कितना करना है, 360 दिन अज्यूम करना है। तो वो का वही फॉर्मूला लगाना है जो, तो 3 महीने का अलग निकाल लेंगे, 6 महीने का अलग निकाल लेंगे और 9 महीने का अलग निकाल। तो 6 तुम क्या करना है हमको, 3-3 महीने का अलग अलग कैलकुलेट करते चले जाना है। चलो देखो तो कैलकुलेट करो क्या क्या अपना अमाउंट आएगा, सेटलमेंट अमाउंट। नाउ अपन कितने दिन पर बात कर रहे हैं अभी? अच्छा, अपन तो 6 महीना, कौन सी डेट पर एंटर किए थे हम लोग? डेट नहीं दी है बट 3 मंथ में। अब 3 मंथ में 30 दिन लेना कि 92 डेज लेना, दैट इज अपन 90 डेज ही लेकर के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 महीने का, हाँ फॉरवर्ड रेट 3 मंथ्स का है, 6 to 9, ठीक है 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना फाइनल सेटलमेंट अमाउंट या अमाउंट जो निकालना है वो कितना आ जाएगा, तो फाइनल सेटलमेंट जो पहले फॉर्मूला लगाया था वही n इंटू रेफरेंस रेट। अच्छा, फॉर्मूला कहाँ लिखते बैठते, 100 करोड़ इंटू रेफरेंस रेट कितना है, 6 महीने का, 3 महीने के बाद का रेफरेंस रेट दे रखा है 5.5, 5.50 माइनस अपनी बात हुई थी 5.25 में, मल्टीप्लाइड बाय 90 डेज अपॉन 360, 1 प्लस 5.50 इंटू 90 डिवाइड बाय 360। करो रे कैलकुलेट, कितना आता बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। मैं निकालू क्या, 5.5 माइनस 5.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360। न्यूमरेटर आ गया 0.0625 करोड़ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 5.5 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, तो 1.01375। हाँ जी, 0.0625 divided by 1.01375 is equal to 0.0616523 करोड़।
तो दैट अमाउंट्स टू 6,16,523, 6,16,523 बराबर 6,16,523। तो इतना अमाउंट क्या करना है, सेटलमेंट पर पे करना है अपने को। तो सेम ही चीज, और इसमें क्या बोल रहा है, तो अपना कितने बेसिस पॉइंट, ये तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, सेटलमेंट अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट का अगर देखें तो कितने बेसिस, इन 3 मंथ्स, इन 3 मंथ से रेफरेंस रेट कितना है मेरा 5.5% है, 5.5%, और फॉरवर्ड रेट कितना है मेरा 5.25 है। तो देयरफॉर बेसिस पॉइंट, बेसिस 0.25 मतलब ही 25 बेसिस पॉइंट्स, 0.25 प्रॉफिट है वो ठीक है। तो बेसिस पॉइंट्स अगर बोलें तो वो कितने आ गए, 25 बेसिस पॉइंट्स। ये समझ गया क्या, ये समझ गया फर्स्ट पार्ट का कि बेसिस पॉइंट कैसे निकाला। यही करना था, यस यस, यही करना था। तो बेसिस पॉइंट्स इतना ही करना है, इतना ही करना है साइन, इजी है। तो बेसिस पॉइंट्स अपने को इतना ही बताना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स अपने बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट हुआ है, और ये कैलकुलेट कर देना है सेकंड पार्ट में सेटलमेंट अमाउंट। मैंने पहले सेटलमेंट अमाउंट निकाल दिया, फिर बेसिस पॉइंट निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। जो क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट्स का प्रॉफिट है अपने को। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट कितना है, ये बेसिस पॉइंट्स प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इतने का प्रॉफिट है मुझे, यस सर, इजी है। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। XYZ लिमिटेड बोरो 15 मिलियन पाउंड फॉर 6 मंथ, लाइबोर प्लस 10%। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही टाइम पास दे रखा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ। कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। तो हमने इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमने 15 मिलियन पाउंड क्या कर रखे हैं, बोरो कर रखे हैं। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लाइबोर, हेंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन फ्रॉम बैंकर एट स्ट्राइक रेट 8%। अपना बैंकर से क्या हो रखा है, से एट स्ट्राइक रेट 8% क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ठीक है सर, 8% का कॉन्ट्रैक्ट अपना किससे हो रखा है, बैंकर से हो रखा है। द लमसम प्रीमियम इज 1%। ठीक है, अपने को प्रीमियम पे कर कितना करना है, 1% फॉर इंटायर रीसेट पीरियड्स। मतलब हर बार जब जब रीसेट होगा तब तब आपको क्या देना होगा, से प्रीमियम देना होगा। तो प्रीमियम अपने को 4 बार देना पड़ेगा, 4 बार, 24 महीने का है, और आपको रीसेट पीरियड, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज 7% पर एनम। फिक्स इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% पर एनम है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए काम आ जाएगा। डिस्काउंट, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लाइबोर ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग रीसेट पीरियड वाज, कि फर्स्ट पीरियड में हमारा 9%, सेकेंड पीरियड में 9.5%, थर्ड पीरियड में 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। For calculation, work out the figure at each stage of 3 decimal point and the amount nearest to pound. It should be part of your working note. अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमने 15 मिलियन बोरो किए, 15 मिलियन बोरो की, अपना स्ट्राइक प्राइस अपन ने सेट कर रखा है 8% पे। 8% से ऊपर अगर जाएगा लाइबोर, अगर लाइबोर 8% से ऊपर अगर जाएगा तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा कि मेरे को मार्केट में मिल रहा है 9% पर, मेरे को ब्याज देना है 9%, तो मैं बोलूंगा भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 8% इन द मनी, इन द मनी, तो 8% पे मेरे को चार्ज करना होगा। तो मतलब इसका मतलब मेरे को 1% रिसीव होगा, 1% क्या होगा, रिसीव होगा। वैसे ही अगर सेकंड पीरियड में 9.5% हो गया है तो मुझे कितना परसेंट रिसीव होगा, अपना सेट कर रखा है 8% पे, तो 1.5% का फायदा होगा। और वैसे ही मेरे का अगर कहां पर सेट कर रखा है, 8% पे सेट कर रखा है, तो थर्ड पीरियड में मेरा फायदा कितना होगा, थर्ड पीरियड में 2% फायदा होगा। तो मतलब यहाँ मेरा -8%, -8%, -8%, ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट ये प्रॉफिट, ये जो परसेंटेज है, ये पर एनम है, ये पर एनम है। और जब अपन पीरियड सेट कर रहे हैं, ये पीरियड रीसेट पीरियड 1 2 3, तो इसको ऐसा समझना कि पूरा महीना या पूरा 24 मंथ है।
तो इसमें रीसेट पीरियड 1, रीसेट पीरियड 2, रीसेट पीरियड 3, ऐसे 3 आएंगे। मतलब 24 मंथ को अगर आप 3 पार्ट दिए ना तो 4 पार्ट में बटेगा। तो ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ। ये समझा क्या कैसे सेट किया है रीसेट पीरियड को? क्योंकि 3 पॉइंट दे रखे हैं तो 24 महीने को 6-6 महीने में हम लोग बांट रहे हैं। तो मतलब अपने को अगर 1% साल भर का बच रहा है तो 6 महीने का कितना बचेगा वो कैलकुलेट करना होगा। ये चीज समझ गई क्या कि पीरियड कैसे बांटा है? पहली बात तो अगर 3 रीसेट पीरियड है, मतलब आज से 6 महीने बाद पहला रीसेट, ये फर्स्ट रीसेट, ये सेकंड रीसेट, ये थर्ड रीसेट, तो 3 बार रीसेट करेंगे। मतलब पीरियड कितने बढ़ गए? 4। तो 24 को अपन ने 6-6 महीने में बांट दिया। हैव यू ऑल गॉट दिस? ये बात समझ में आई क्या रीसेट पीरियड की बात? ये इंपॉर्टेंट बात है, उंगली करके लिख दो कि रीसेट पीरियड कैसे सेट किया है। साइन को समझा क्या? रीसेट पीरियड कैसे सेट किया है? हैव यू ऑल गॉट दिस? सर कहाँ लिखा है 3 रीसेट? ये दे रखे ना, रीसेट 1, रीसेट 2, रीसेट 3, दे ही रखे ना 3 रीसेट। तो रीसेट 1, रीसेट 2, रीसेट 3, तो आज से 6 महीने बाद पहला रीसेट करेंगे से, या फर्स्ट लेग, उसको फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग ऐसा भी बोला जाता है। तो आज से फर्स्ट लेग 6 महीने बाद, आज से सेकंड लेग अगले 6 महीने बाद, मतलब साल भर बाद, और थर्ड लेग अगले 6 महीने बाद, मतलब बाद में तो लोन खत्म ही हो जाएगा। तो 24 महीने का पीरियड है, 3 बार रीसेट करेंगे, अंत में तो खत्म ही हो जाएगा। गॉट इट सर, अब समझ में आ गया? समझ आया? तो रीसेट 1, 2, 3 दे रखा है, समझ आ गया। अच्छा पहले तो अपन प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि प्रीमियम देना कितना पड़ेगा। तो प्रीमियम हमेशा जब जब रीसेट करोगे तब तब प्रीमियम। प्रीमियम क्वेश्चन नंबर 3, पहली लाइन क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रीमियम इज पेड ऑन ऑल रीसेट। प्रीमियम जब जब अपन क्या करेंगे? रीसेट करेंगे तब तब प्रीमियम देना होगा। तो प्रीमियम इज पेड, तो प्रीमियम कितना दोगे? प्रीमियम आज 0 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम अगर देंगे अपन तो अभी 6 महीना बाद फिर, या ऐसा बोल सकते हैं पूरे इसके लिए 24 महीने का प्रीमियम 4 बार लेगा वो हमसे। तो प्रीमियम कितना पे करना होगा? प्रीमियम अपन पे करेंगे, नोशनल अमाउंट कितनी है हमारी? 15 मिलियन। तो 15 मिलियन, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़, 10 लाख 15 बार, हाँ 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ पर प्रीमियम 1.5 CR पर एट द रेट क्या परसेंट? 7%, मतलब 3.5%। 3.5% अपने को नहीं, एट द रेट 1%, सॉरी 1% देना है। मतलब 1.5 करोड़ पर 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख इंटू 1%, तो 1.5 लाख का प्रीमियम देना है। ये 1.5 लाख का प्रीमियम अपन हर बार देंगे। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक, पूरे 24 महीने अगर हेज करना है तो 4 बार प्रीमियम देना होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7% फॉर 6 मंथ, मतलब दैट इज 3.5% का ले लो। तो 1.035 डिवाइड इक्वल टू, पहला वाला 0.966, दूसरा वाला 0.934, तीसरा 0.902, 902 या 901, चल ठीक है, 933,901, और नेक्स्ट 0.871, ठीक। करो मल्टीप्लाई। 1.5 लाख को अगर दोगे तो 1.5 लाख कॉमन निकाल दो बाहर, इसका सम टोटल करके 0.966 प्लस 0.933 प्लस 0.901 प्लस 0.871 इंटू 1.5 लाख। तो अमाउंट कितना देना पड़ रहा है अपने को? हाँ जी, प्रीमियम का अमाउंट
1% से डिस्काउंट कर दिए तो टोटल अमाउंट कितना, प्रीमियम अमाउंट तो आज देना है ना, कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग तो करी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको ऐसा 1% डिवाइडेड बाय, ये टोटल कितना आया था इसका, 3 पॉइंट कुछ आया था ना, 3.671। तो देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू 1,50,000 1% डिवाइडेड बाय 3.671, इतना पाउंड देना पड़ेगा। 5,50,000 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कितना, 40,861, इतना क्या देंगे हम लोग, प्रीमियम देंगे। प्रीमियम इज पेड ऑन ऑल रीसेट प्रीमियम, तो प्रीमियम इतना पे करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, हाँ पाउंड 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 तो ठीक है, यस पाउंड। अब मेजर चीज जो ध्यान दीजिए, एक है रीसेट पीरियड, रीसेट पीरियड 1 2 3। नाउ ध्यान देना, मुझे फर्स्ट पीरियड में अमाउंट रिसीव कितना होगा, रिसीव कितना होगा, इंटरेस्ट रेट 9% है और अपना स्ट्राइक प्राइस 8% है, ये कितने पे, 15 मिलियन पर, 15 मिलियन पर इनटू कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए। कैलकुलेट करो तो अमाउंट रिसीव कितना होगा, 1%, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ पे 1% डिवाइडेड बाई 2, तो सर 75,000 अमाउंट रिसीव होगी। 75,000 क्या पाउंड्स अपना अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, 15 मिलियन पाउंड 75,000। दूसरे पीरियड में 9.5% हो गया -8% इंटू 15 मिलियन इंटू 6/12, अगले 6 महीने के लिए निकालो तो 1.5% ऑन 15 मिलियन 2,25,000 डिवाइडेड बाई 2, 2,50,000, 1,12,500, 1,12,500। एंड तीसरे पीरियड में 10%, 10% क्योंकि अपना इतने का फायदा हो रहा है अपना, -8% इंटू 15 मिलियन इंटू 6/12, तो ये निकल आया कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख अमाउंट रिसीव होगी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रोकर, फ्रॉम जो भी अपना ब्रोकर बोल लो, एजेंट बोल लो या बैंक बोल लो, इतना अपने को रिसीव होगा। क्योंकि भाई लाइबोर का रेट 9% है और अपना रेट क्या है, 8% है, स्ट्राइक प्राइस 8% है, तो अपना इतना रिसीव होगा। लेस अपने को प्रीमियम पे करना पड़ेगा हर लेग में। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा अपने को, 40,861, 40,861, 40,861। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितनी, तो 75,000 में से 40,861 गए 34,139 पाउंड, 1,12,500 माइनस 40,861, 71,639 एंड यहाँ 1.5 लाख माइनस 40,861, तो मेरे को 1,09,139 प्लस 71,639 प्लस 34,139, 2,14,917, 2,14,917, इतना मेरे को क्या होगा, नेट अमाउंट रिसीव। हाँ जी, तो जहां मेरी रिस्क थी कितने की, से 2,14,000 नेट अमाउंट रिसीव हो जाएगा बाय कैप ऑप्शन। ये समझ गया क्या, ये समझ गया क्या, यस सर, यस सर। तो हमने प्रीमियम निकाला, प्रीमियम जो पे करना है वो 1% पे करना है, 40,861, और अपन ने नेट अमाउंट कितना, प्रॉफिट कितना, जिसको प्रॉफिट जो ब्रोकर से मिलेगा वो निकाल दिया, माइनस करके नेट अमाउंट 2,14,917। तो देयरफॉर
देयरफॉर अपना क्या बचा है 10। अगर पहले तुम देखो तो इतना प्रीमियम देने से अपन ने इतना बचा लिया, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो अपनी रिस्क कितनी 75 प्लस 1,12.5 प्लस 1.5 लाख, तो मेरा 3,37,500। देख प्रीमियम अपने को क्या देना है 1% देना है, बराबर बात है, क्योंकि फ्यूचर में पे करने वाले हैं अपन। कब पे करने वाले हैं? आज नहीं पे करने वाले हैं अपन। क्या ये सब चीज काय में हो रहा है? मैंने प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की नहीं निकाली। क्या नाम शाहीन, इसको ऐसा सोच, ये रीसेट पीरियड वन पर 75,000 पाउंड अपने को रिसीव होंगे, बराबर। ये कब? आज से 6 महीने बाद। तो फिर आज से 6 महीने बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि वैल्यू कितना प्रीमियम। अगर तुम देखो प्रीमियम देखो तो 1.5 लाख का प्रीमियम आज है, 1.5 लाख का प्रीमियम आज है, बराबर। तो आज से 6 महीना का बाद वो प्रीमियम क्या आ जाएगा, मतलब जैसे मैंने कौन सी वैल्यू निकाली है प्रीमियम। अगर मुझे अमाउंट रिसीव 6 मंथ बाद होगा तो प्रीमियम भी तो 6 महीने बाद ही पे करना पड़ेगा। अगर अमाउंट रिसीव सेकंड रीसेट पीरियड के बाद होगा तो प्रीमियम अमाउंट भी तो बाद में ही देना पड़ेगा। और अगर अमाउंट रिसीव थर्ड पीरियड के बाद होगा, हाँ जी, यस सर, अगर 6 महीना पे कर रहे हैं आफ्टर, यस यस, 6 मंथ आफ्टर, रिसीव भी 6 मंथ आफ्टर, प्रीमियम पे भी 6 मंथ आफ्टर। तो 6 मंथ आफ्टर का वैल्यू निकालें, इसीलिए क्या किए डिवाइड कर दी, इसीलिए क्या किए डिवाइड। तो यहाँ डिवीजन को लिख दो ऐसा, ये वाला अमाउंट इसको उंगली करके लिख दो, ये वाला चीज लिख दो, से प्रीमियम पेड 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ आफ्टर हेंस फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटेड, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटेड। बात समझ में आ गई क्या? कि प्रीमियम हमने जो पे कर रखा है वो 6 महीना बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद, रीसेट पीरियड वन, रीसेट पीरियड वन को मैं 6 मंथ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं 12 मंथ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं 18 मंथ बोल रहा हूँ। तो रीसेट पीरियड 6 मंथ बाद, 12 मंथ आफ्टर, 18 मंथ आफ्टर अपन पे कर। तो अमाउंट भी 6 महीना बाद रिसीव हो रही है तो प्रीमियम भी 6 महीना बाद दे रहे हैं, तो वो कंपेरेबल रहना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम ऐसा कैलकुलेट किए, बराबर। और सारा का सारा प्रीमियम अगर आज ही दे रहे होते तो फिर क्या, काय का भी रिसीट का भी प्रेजेंट वैल्यू लेते और प्रीमियम का भी प्रेजेंट वैल्यू लेते और फिर कंपेयर करते। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है, ये बात सबको समझ में आ गई है। यस सर, यस सर, यस सर, नाउ गॉट इट सर, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। एक और छिल्टू क्वेश्चन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सपोज अ डीलर AIC, चलो ये तो बहुत ही छिल्टू है यार, जेनरिक स्वैप है, सिर्फ वो फॉर्मूले जो दो लिखे ना, फिक्स इंटरेस्ट वाले और फ्लोटिंग वाले, वो पुट करने और बात खत्म। खैर ठीक है। तो कोटेड ऑल इन कॉस्ट 8% का रेट है अगेंस्ट 6 मंथ लाइबोर फ्लैट। If the notional principal amount is 5 लाख, calculate the semi-annual fixed payment। 5 लाख पे 8% 100, ये तो यही निकल जाएगा। 5 lakh into 8% into 180 days divided by 360, n into AIC into 180 divided by 360। इसका फॉर्मूला ही अभी लिखा ना आपने, n into AIC into क्या चीज से 180 डिवाइडेड बाय 360। कैलकुलेट करो रे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो वो बोला है क्या चीज से, सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट, सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो n इंटू AIC इंटू 180 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज अमाउंट 5 लाख इंटू आपका 8% इंटू 180 डिवाइडेड बाय 360।
तो अमाउंट आ जाएगा 20,000, अमाउंट आ जाएगा 20,000। यस सर, पहला पार्ट तो अच्छा, ये कब? सेमी एनुअल फिक्स पे। सेकंड पार्ट क्या पूछा है देखो, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट above if 6-month period for the effective date of swap settlement date comprises of 181 days and that of corresponding LIBOR is 6%। तो जहां 8% रेट था वो रेट काय पर आ गया है 6% पर। तो ऑन इफेक्टिव डेट क्या रेट आ जाएगा, 6% देना होगा। तो फ्लोटिंग रेट, सेकंड सेमी एनुअल पेमेंट फॉर फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट से कैलकुलेट कर दो। 5 लाख इंटू 6% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 360। चल निकाल भाई, कितना आ गया? 15,083, 15,083। अच्छा, और भी एक चीज पूछा है वहां पे, एक और चीज पूछा है देखो, थर्ड पार्ट। हाँ जी, इन अबाव if the settlement is on net basis how much fixed rate payer would pay to floating rate payer। तो डिफरेंस पे करेंगे अपन, क्या पे करेंगे? डिफरेंस पे कर देंगे। तो हाउ मच ही विल पे, तो अमाउंट टू बी पेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट टू फ्लोटिंग रेट, देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड बाय फिक्स्ड रेट पेयर टू फ्लोटिंग रेट पेयर इज इक्वल टू कितना डिफरेंस, 20,000 माइनस 15,083। ये एक तरीके से ऐसा है कि मेरे को 20,000 रेट पर 20,000 रुपए ब्याज लग रहा था। मैंने पूर्वी से कहा कि पूर्वी आप रेट ले लो यार, हो सकता है कल को रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, मैं लाइबिलिटी अपनी 20,000 पे फिक्स रखना चाहता हूँ। तो पूर्वी ने क्या किया, 5 लाख लोन ले लिया, मुझे दे दिया। पूर्वी ने मुझे क्या दे दिया, लोन दे दिया। पूर्वी को कितना पे करना पड़ रहा है फ्लोटिंग रेट पे, 6%, तो 15,083। मैंने अपनी लाइबिलिटी फिक्स कर रखी है 20,000, तो पूर्वी क्यों करेगी ये चीज, पूर्वी क्यों करेगी? तो पूर्वी भाई सर जो डिफरेंस है वो कमाने के लिए, तो डिफरेंस कमाने के लिए 4917 बराबर, शी विल नॉट डू दिस फॉर गुडनेस ऑफ हर हार्ट। वो काय के लिए कमाएगी, वो कमाएगी 4,917 रुपए कमा लेगी। यस सर, है ना, है ना। तो से 4915 49 मुनाफा, करेक्ट, मुनाफा के लिए कमा लेगी। ये बात सही बात बोला। चल क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या हो चुका, से फोर्थ हो चुका। तो इतना मुनाफा अपने को, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर है उसको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेयर को 4,917 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे और मेरी लाइबिलिटी 20,000 पे फिक्स है। मस्ट अंडरस्टैंडिंग आ गई। यस सर, अपने पे बात आती है ना पूर्वी, तो जनरली अंडरस्टैंडिंग मस्त ही आती है। प्रॉब्लम यह है कि हाँ जी, तो चल आ जा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। डेरिवेटिव बैंक entered into a plain vanilla swap through overnight index swap on a principal of 10 crore, तो notional amount है 10 crore and agreed to receive a MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on principal। तो अपने को क्या फ्लोटिंग रेट मिलने वाला है और पेमेंट काय पे करना है, फिक्स रेट से करना है। हाँ जी सर, खुद से तो इंटरेस्ट रेट देखते ही डर लगता था, ठीक है ना, वो तो ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट रिस्क वाला, जो छोटे टॉपिक होते हैं ना वो जनरली मुश्किल होते हैं। तो ऐसा इंटरेस्ट रेट देख करके अपने को डर लगता है, बट अल्टीमेट बात यही है। चल ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, छोड़ना। हाँ जी, द स्वैप वाज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे 2 अगस्त 2010 एंड वाज commenced on 3 अगस्त 2010 and run for a period of 7 days। ठीक, तो रेस्पेक्टिव माइबोर डेली माइबोर को एडजस्ट करना है और कुछ नहीं करना। मंडे ट्यूसडे टू मंडे के रेट दे रखा है, संडे को क्या मान के चलना है, हॉलीडे रेट, ये ट्यूसडे का, ये वेंसडे का, ये थर्सडे का, ये फ्राइडे का, ये सैटरडे का, ये मंडे का, ऐसा रेट दे रखा है, बीच में संडे छोड़ देना।
If the derivative bank receive 317 on net settlement, calculate the fixed rate and interest under both the legs. ठीक है, देख अभी अपना फ्लोटिंग रेट पे चलते हैं पहले। तो फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट अंडर फ्लोटिंग रेट, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 5, हाँ शाइन, सॉरी 5। तो अपन डेज बात कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट अंडर फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट पहले वो कैलकुलेट करता हूं। तो अलग अलग डेज दे रखे हैं, डे मंडे नहीं, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे, ऐसा दे रखा है, डेज अलग अलग दे रखा है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बोला हुआ है 10 करोड़, चेक करो तो, हाँ 10 करोड़, 10 CR, 10 CR। पहला माइबोर रेट, फ्लोटिंग माइबोर रेट एज ऑन फर्स्ट डेट पर बताओ 7.75% है क्या? कैलकुलेट करो रे 7.75%, तो 10 करोड़ इंटू 7.75% इंटू कितने दिन के लिए, इंटू 1 डे डिवाइडेड बाय 365, 21,233। तो एक दिन का ब्याज निकाल लिया 21,233। कैसे कैलकुलेट किया, 10 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 1 डे डिवाइडेड बाय 365, 21,233। अब अपना अमाउंट क्या हो गया है, 10 करोड़ 21,233, 10 करोड़ 50 लाख 21,233। तो 10 करोड़ 21,233, इस पे रेट 8.15%, इस पे रेट 8.15%, ठीक है, 8.15%। नेक्स्ट डे का 10 करोड़ 21,233 इंटू 8.15% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया 22,334, 334। तो नेक्स्ट डे हो जाएगा 10 करोड़ 42,567, 567। नेक्स्ट डे का इंटरेस्ट रेट 8.12, कैलकुलेट करोगे तो 22,256। नेक्स्ट डे 10 करोड़ 65,823, 7.95%, कैलकुलेट करोगे तो 21,795। नेक्स्ट 10 करोड़ 87,618, 7.98%, 43,764। नेक्स्ट डे 10 करोड़ 1,31,382, इस पे रेट फ्लोटिंग एक दिन का, तो 22,358, टोटल 153,740। ये मेरा टोटल फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट आ गया। ये समझा क्या, पर डे इंटरेस्ट कैसे लिया, पर डे इंटरेस्ट कैसे लिया, फ्लोटिंग रेट से, समझा? तो इंटरेस्ट रेट क्या ले लिया, फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट ले लिया, तो रोज का रोज इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब बैंक ने अपने को क्या पे किया है, ये तो मेरा फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है। अब यहाँ देखो दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि 317 क्या बोल रहा है, देखो तो 317 फिर से पढ़ो, प्लेन वनीला overnight index swap on principal of 10 crore agreed to receive MIBOR over floating rate for a fixed payment on principal। तो अपने को फ्लोटिंग रेट से आएगा और फिक्स्ड पेमेंट करना है। द स्वैप वाज एंटर्ड ऑन 2 अगस्त फॉर 7 days, उनका रेट, द डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड 317 नेट ऑन सेटलमेंट। रिसीव्ड मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा हुआ कि अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट ज्यादा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से लेस नेट
सेटलमेंट अमाउंट मैं माइनस कर दूं, 317 की सेटलमेंट अमाउंट माइनस कर दूं, ये मेरा फ्लोटिंग रेट है और ये मेरा क्या निकल आया, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो कितना आएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट, 153,423 बराबर फिक्स्ड इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना, एक्सपेक्टेड फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो बैंक को सेटलमेंट पे 317 मिले, तो मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट से 153,740 होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट से 153,423 आ जाएगा। देयरफॉर परसेंटेज निकालो रे, परसेंटेज निकालो। तो देयरफॉर परसेंटेज इज इक्वल टू 153,423, ये 10 करोड़ पर क्या रेट से, ये एक दिन का ब्याज है, एक दिन का, तो 365 का कितना, अगर ये एक दिन पर ब्याज है तो 153,423 डिवाइडेड बाय 10 करोड़, तो 3 4 5 6 7, ठीक है, इंटू 365 ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ गड़बड़ हो गया। ये फ्राइडे सैटरडे के बाद मंडे जो है, सैटरडे के बाद जो मंडे है, तो सैटरडे संडे का ये जो ब्याज है, ये ब्याज है, ये 2 डेज का है, ये 2 डेज का, हाँ, और यहाँ 7 डेज का लेना पड़ेगा, सॉरी 7 डेज, करेक्ट। यहाँ का ध्यान रखना, ये जो ब्याज है सैटरडे एंड संडे का ब्याज लिया है, 2 दिन का ब्याज लिया है 7.98% से, आज यहाँ नीचे 7 डेज, 1 डे का नहीं, 7 दिन का, तो 153,423 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 365 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 8%, रफली 8%, ठीक है, 7.999, वो 7 दिन का ब्याज है, बराबर है, वो पूरा इंटरेस्ट 7 दिन का। समझ गया क्या ये क्वेश्चन, समझ गया क्या कि फ्लोटिंग रेट से देते तो ये रेट देते 153,740, फिक्स रेट आया तो 153,423, तो हमारा ब्याज का रेट क्या हो गया, 7 दिन का 153,423, तो साल भर का कितना, तो 8% ब्याज आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, डन, विच क्वेश्चन डन, 5th क्वेश्चन डन। आओ 6th क्वेश्चन पर देखते हैं, छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। A incorporation and B incorporation intend to borrow 2 lakh and 2 lakh yen respectively, एक को डॉलर चाहिए और एक को येन चाहिए, respectively from time horizon of 1 year, ठीक है। तो A incorporation intends to borrow 2 lakh dollar and 2 lakh in yen, 2 lakh dollar in yen respectively, तो B incorporation येन में चाहता है, A काय में चाहता, डॉलर में, for long time for a time horizon of 1 year, एक साल के। The prevalent interest rates are as under, A incorporation के लिए येन लोन 5% का पड़ता है से, और बी इनकॉर्पोरेशन के लिए 8% का, और यहाँ डॉलर लोन 9% का और 10%। द प्रिविलेंट एक्सचेंज रेट $1 equal to 120 yen. They enter into a currency swap under which it is agreed that B incorporation will pay A incorporation at the rate 1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to be paid as a result of agreed currency swap, whereas A incorporation will reimburse interest to B incorporation only at the extent of 9%। तो मतलब ऐसा है कि B incorporation क्या रेट पर से 9%, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, quantify the opportunity gain or loss to the ultimate outcome resulting the designed currency swap। तो देखो एक कंपनी है जिसको क्या काय में गेन या लॉस निकालना है, पहले अपन ए इनकॉर्पोरेशन का निकालते हैं कि ए इनकॉर्पोरेशन को क्या करना होगा।
तो ए इनकॉर्पोरेशन को तो पक्का ही 9% से ब्याज देना होगा बी इनकॉर्पोरेशन को। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, पहले किसकी बात कर रहे हैं, ए इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, ए इनकॉर्पोरेशन कितने पे, उसका फिक्स है कि वो 9% पर ब्याज देगा। तो इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट टू बी पेड टू बी इनकॉर्पोरेशन कितना देना है, इंटरेस्ट पे करना है $2 लाख पर। क्या परसेंट, 9% देना है। $2 लाख पर 9% देंगे, तो मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे अपन कितना, $18,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट 120, एक्सचेंज रेट 120, 18,000 इंटू 120 कितना, 21,60,000 रुपए येन का। इन येन निकाल लिया मैंने, काय में, येन में निकाल लिया। ठीक है, अपने कितने येन, 21,60,000 येन देने होंगे इंटरेस्ट टू बी पेड। ए इनकॉर्पोरेशन बी इनकॉर्पोरेशन को 21,60,000 देगा। अच्छा, इसमें से लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बी इनकॉर्पोरेशन। बी इनकॉर्पोरेशन को इंटरेस्ट कितना अपन बोरो करते हैं, ए इनकॉर्पोरेशन बोरो करेगा तो उसका बोरोइंग रेट 5% है, वो 1% एक्स्ट्रा देगा। वो कितना, 1% एक्स्ट्रा देगा। तो 1% एक्स्ट्रा देगा, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बी इनकॉर्पोरेशन 6% मल्टीप्लाइड बाय $2 लाख, $2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120 येन में कन्वर्ट कर लो। हाँ जी, तो ये कैसे आया, 5% प्लस 1%, 5 प्लस 1% अपने दे मिलेगा, 5 प्लस 1%। ठीक, तो अपने को रिसीव होगा, अपन कौन है, ए इनकॉर्पोरेशन, अभी के लिए ए इनकॉर्प। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बी इनकॉर्पोरेशन कितना, $2 लाख इंटू 120 इंटू 6%, तो 14,40,000 क्या होंगे, रिसीव होंगे। रिसीट है तो मैं नेगेटिव दिखा देता हूँ, 14,40,000 रिसीट, 14,40,000 रिसीव होगा। और अपने को क्योंकि अपन ने लोन ले रखा है, ए इनकॉर्पोरेशन ने लोन ले रखा है, तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। लेस ये 14,40,000 रिसीव हुआ, लेस इंटरेस्ट पेड टू बैंक। भाई हमने ऑन बोरोइंग हमने बोरो कर रखा है ना 4-5% पे, तो 5% इंटरेस्ट पे कर देंगे, 5% ऑन $2 लाख, $2 लाख इंटू 120। चलो निकालो रे, $2 लाख इंटू 120 इंटू 5%, तो 12 लाख अपने को पे करने होंगे, 12 लाख येन हमको पे करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली नेट पेमेंट अपने को क्या करना पड़ गया, नेट पेमेंट 21,60,000 प्लस 12 लाख माइनस 14,40, तो मुझे 19,20,000 का पेमेंट करना पड़ गया। 19,20,000 मतलब ही अगर अपन इसको कन्वर्ट करें से डॉलर, देयरफॉर डॉलर में अगर कन्वर्ट करूं, क्योंकि ए इनकॉर्पोरेशन शायद डॉलर यूएस का बेस कंपनी है, तो डॉलर नेट पेमेंट इन डॉलर्स, तो 19,20,000 डिवाइडेड बाय 120, तो डॉलर डिवाइड बाय 120, $16,000, $16,000। तो इफेक्टिव रेट से अगर मैं स्वैप नहीं करता, तो लास्ट वाला 12 लाख प्लस होगा। अरे प्लस ही तो हुआ ना इसमें, ये दोनों पेड है, ये दोनों पेड है और ये रिसीव्ड है। बी इनकॉर्पोरेशन को हमने $18,000 दिए, 9%, क्योंकि उसने लोन लेके हमको दिया था। देख, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, देख, ए इनकॉर्पोरेशन अगर खुद डॉलर में बोरो करता तो 9% लगता, 9। हमने क्या बोला, बी इनकॉर्पोरेशन को बोला कि तुम बोरो कर लो। सोच, सुन लो, पूरी बात सुन लो। मतलब क्वेश्चन नंबर 6, ए इनकॉर्पोरेशन खुद बोरो करता तो ए इनकॉर्पोरेशन ने बी इनकॉर्पोरेशन को बोला कि आप बोरो करो। ठीक है, बी इनकॉर्पोरेशन बोरो करेगा। ये जापान में, अज्यूम कर ले ये जापान में।
और ये यूएस में, ऐसा अजम्पशन लेकर के चलो, तो अब समझ में आएगा। तो अपन ने बोला तुम बोरो कर लो भैया। उसका बोरोइंग का रेट क्या है, वो अगर बोरो करने जाता है येन में, ध्यान दो, तो उसको 8% पे मिल जाता है। उसको कितने पे मिल जाता है, 8% पे मिल जाता है, क्योंकि वो येन में बोरो कर रहा है, बी इनकॉर्पोरेशन। यस सर। तो अपन ने बोला भैया मैं 9% दूंगा, मेरे को यहाँ पे भी कितना देना पड़ता था, 9%। तो बोला मैं तेरे को 9% दूंगा, ठीक है। तो हम इसको बोले, ए इनकॉर्पोरेशन को हमने बोला 9% पर अपन देंगे, ठीक बात है। तो 9% अगर हम देंगे तो हम 9% में कितना दे रहे हैं, 9% पर हम ए इनकॉर्पोरेशन बी इनकॉर्पोरेशन को पे करेगा। बी इनकॉर्पोरेशन में जो भी अपना लोन रेट ले लिया ले लिया, इसने बोरो कर लिया जापान में, इसको मिल गया 8% पे, तो इसको देना पड़ रहा है 8% और इसको मिल रहा है 9%, तो बी इनकॉर्पोरेशन को 1% का कमाई है। यस सर। अच्छा, अब बी को भी चाहिए था कहां पर, बी को भी लोन चाहिए कहां पर, यूएस में लोन चाहिए। तो इसको भी $2 लाख का जरूरत है, इसको भी $2 लाख का। तो ठीक बात है, अब ये देगा इसको 6%, ये देगा इसको 6%, और ए बोरो करेगा यहां पर यूएस में बोरो करेगा ए क्या परसेंट पे, 5% पे। तो 1% किसको भी बच गया, ए को भी बच गया। अब ये वाली सिचुएशन दे रखी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये क्लियर है क्या कि सिचुएशन क्या है, तो स्वैप कैसा हो रहा है, ये बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब सोच, अब सिर्फ ए के बारे में सोच, ए के बारे में सोच। ए को 9% देना होगा, यस सर। 6% मिलेगा, यस सर। 5% देना होगा, यस सर। 9% पे करना है, 5% पे करना है, 6% मिलने वाला है। अब सोच के देख, देख पहले 9% दे दिए, यस सर, 21,60,000। 6% मिल गया, यस सर, 14,40,000। और 5% पे कर दिया, 5% पे कर दिया, 12 लाख। तो 19,20,000 का नेट पेमेंट डॉलर में कन्वर्ट किए, क्योंकि ये यूएस का कंपनी है, तो डॉलर में कन्वर्ट किए तो $16,000। इज इट क्लियर? $16,000 देने पड़े। परफेक्टली समझ गए सर, यस सर। तो अगर 16,000, और अगर अपन स्वैप नहीं करते, ले यहां पर इंटरेस्ट विदाउट स्वैप कितना देना पड़ता, $18,000 देने पड़ते। दैट इज 2 लाख पर 9% हमको देना पड़ता है। यूएस में 9% ब्याज चल रहा है, तो 2 लाख पे तो 18,000। तो अपने को सेविंग 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 देयरफॉर सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई $2,000 की, सेविंग आ गई $2,000 की। किसको? ए इनकॉर्पोरेशन को, ए इनकॉर्पोरेशन को। ये बात समझ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर, सेविंग हो गई $2,000 की। बड़ा आसान पड़ा क्या? ये वाला जो चार्ट बनाया स्वैप का चार्ट, उससे इजी हो गया क्या, उससे समझना इजी हो गया क्या? यस सर। अच्छा, इसी लॉजिक से बी इनकॉर्पोरेशन, ये चार्ट को देखो और बी इनकॉर्पोरेशन का बताओ। बी इनकॉर्पोरेशन को क्या होगा, बी इनकॉर्पोरेशन का क्या होगा? मस्त क्लियर पिक्चर हो गया। बी इनकॉर्पोरेशन को 8% पे बोरोइंग करेंगे, ये पे कर रहा है 6% पहले, तो इंटरेस्ट पेड टू ए इनकॉर्पोरेशन कितना से $2 लाख, $2 लाख इंटू 120 इंटू 6%, 6%। ठीक है, तो 6% दिया अपन ने अगर, तो कितना दे दिया, या डॉलर में ही बात करते हैं ना सीधा, काय को दिमाग लगाते अपन, ये तो डॉलर में ही दे देते, इंटू 6%। उधर डॉलर में ही निकाला था तो इसका भी डॉलर, तो 2 लाख पे 6%, $12,000, $12,000 देगा। यस सर, इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना, $2 लाख पे 9%, $2 लाख पे 9%, मतलब 18,000 रिसीव हो गया, $18,000 रिसीव हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, $18,000 रिसीव हो गया। यस सर। और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेबल
पेएबल ऑन लोन, अगर खुद देते, अपने को जो लेना है, यहाँ पे कितने परसेंट पे दिया, इंटरेस्ट कितने पेएबल पर, इंटरेस्ट ऑन डॉलर कितना, इसका ब्याज रेट क्या है रे? अच्छा, इसका डॉलर लोन पे अगर वो देता तो कितना, 10% देता, ठीक है, 10% देता, तो डॉलर लोन पर देता तो कितना देता, 10% देता, निकाल ले कितना है। नहीं, ये एक एक काम करना, वो 10% का छोड़ दे अभी, 10% नहीं, इंटरेस्ट पेड अपन कितना परसेंट पर दे रहे हैं, 8% पर दे रहे हैं अपन, 8% वाला देखते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्योंकि हमने तो 8% वाला लोन ले रखा है ना, तो वो $2 लाख, $2 लाख इंटू 8% निकाल, अपने को कितना देना पड़ा है, अपने को कितना देना पड़ा है, 16,000, $16,000। तो डॉलर्स में देखें तो 12,000 प्लस 16,000 पे किए, माइनस 18,000 मिल गए, तो $10,000 नेट पे किए, नेट पेमेंट $10,000, नेट पेमेंट $10,000 इन येन अगर बात करें तो दिस इज नथिंग बट कितना, दिस इज अपना $10,000 इंटू 120, $10,000 इंटू 120, 12 लाख, 12 लाख येन देने पड़े। और अगर खुद देते, खुद ब्याज का रेट लेते, खुद लेते, तो विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप अगर खुद लेते तो कितना पे करना पड़ता, 10% पे करना पड़ता, 10%। तो विदाउट स्वैप से इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल कितना, $2 लाख इंटू 120 इंटू 10%, निकालो तो रे, $2 लाख इंटू 120 इंटू 10%, तो कहीं गड़बड़ क्या हो रहा है, कहाँ, सब तो ठीक है, ठीक, नहीं सब तो ठीक है। बी इनकॉर्पोरेशन अगर डॉलर लोन लेता तो 10% देता, बराबर है, लेकिन ए इनकॉर्पोरेशन ने लिया तो सर बैंक से उसे 10% पे लेना पड़ता, और यूएस से लेता तो 8% पे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो बी इनकॉर्पोरेशन अगर स्वैप करके लिया तो 8 नहीं ना, 9% पड़ा ना, उसको तो 9% पे करना पड़ा, 9% पे करना पड़ा ना। फिगर्स तो सारे वही लिए अपन ने, देख एक अपन गड़बड़ कहाँ हो रही, अच्छा जान दे, इसको लिखते, तो अपने को पे करना होता तो कितना, 24 लाख रुपए पे करते अपन, तो हमारा सेविंग कितना हो गया, सेविंग 12 लाख का आ रहा है, उनका 2,40,000 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है देख, एक एक चीज देखते हैं। इंटरेस्ट पेड टू ए इनकॉर्पोरेशन $12,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर है। इंटरेस्ट रिसीव्ड $18,000, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, हम लोन पर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे,
से 16,000 इंटू 120, ये भी ठीक है, ये भी तो ठीक है, नीचे लिखा उन्होंने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन अगर हमने देना पड़ता तो ये नीचे 20,000 इंटू, गड़बड़ कहाँ हो रही है, सब तो सही है, इनके कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 12,000 प्लस 16,000 कितना पे करना पड़ेगा? 12 और 16, अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, बराबर है, बराबर। अपने को तो इंटरेस्ट पेबल 10 लाख, हाँ ठीक है, चले ऐसा कर ले, कोई फर्क नहीं, 20,000, तो यहाँ 12,000 माइनस 18,000 प्लस 20,000, तो नेट कितना देना पड़ा? 14,000। 14,000 इंटू 120 कन्वर्ट किए तो 16,80,000 दिए, ठीक, 16,80,000 येन में दिए। और विदाउट स्वैप देते, विदाउट स्वैप देते तो कितना देते? इंटरेस्ट पेबल विदाउट स्वैप 8%, बराबर। विदाउट स्वैप अपन कितना परसेंट देते? 8% देते, तो 8% देते तो यहाँ पर हमारा कितना? 19,20,000 देना होता, तो प्लस माइनस करके 2,40,000 का फायदा हो गया, ठीक है। अब ठीक, वो रेट उल्टे ले लिए थे, वो रेट उल्टे ले लिए थे, इंटरेस्ट पेएबल 10% और विदाउट स्वैप, मतलब विद स्वैप विदाउट स्वैप उल्टा ले लिया था, परसेंटेज उल्टे ले लिए थे, इसलिए ऐसा हो गया था, कोई बात। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अपना कितना हो गया? अपने को ब्याज पे करना पड़ेगा 18%, किसको? ए इनकॉर्पोरेशन को। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव होगा 18,000, और अगर खुद लोन लेते तो 10% देना पड़ा, तो दैट इज 10% देना पड़ा, $20,000। तो नेट पेमेंट हुआ 14,000 का, येन में कन्वर्ट किया 16,80,000, विदाउट स्वैप निकाला तो कितना? 19,20,000, तो हमारा सेविंग कितना? 2,40,000। समझ गया क्या? आप समझ गया क्या? वो इंटरेस्ट रेट उल्टे हो गए थे, ऊपर 8% लेना था, नीचे मैंने 10% और 8% उल्टे ले लिए थे। यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर एक ही बचा है, कौन सा? 7th क्वेश्चन, तो वो आज का होमवर्क, और यहाँ पे अपना क्या प्रैक्टिकल पार्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन थेरी क्वेश्चन ही है, वो ज्यादातर थेरी है उसमें, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड IRRM की समरी, हाँ वो बना लेंगे अपन। अब एक काम करते हैं, तो एक क्वेश्चन सब्जेक्ट टू, देख IRRM में तो सारे सातों क्वेश्चन करने हैं, पूर्वी इसकी इसकी समरी का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन ही 7 है, उसमें भी क्या समरी बनाए, है ना, उसमें भी क्या समरी बनाए। तो IRR में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में तो पूरा का पूरा सातों क्वेश्चन क्या डाल दो? समरी में डाल दो, मतलब इसमें कोई समरी बनाने की बात नहीं है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का बना लेंगे, उसका बना लेंगे समरी। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या रहेगा? अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और सब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल पार्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब थ्योरी में पहले 3 और एक लास्ट चैप्टर, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर थ्योरी है, एक वो बीच में भी है, हाँ, तो 5 चैप्टर थ्योरी है। तो एक काम करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर देता हूँ।